हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन के बारे में हम बहुत दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। रेडिएशन क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, मैंने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आपको बताए हैं। स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक दो टाइप के इफेक्ट बताए, एक में थ्रेशोल्ड डोज का इफेक्ट होता है, एक में थ्रेशोल्ड डोज का इफेक्ट नहीं होता है। बट इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली इनसे बचने का भी तो कोई सॉल्यूशन होगा, वो हम जानेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। So, radiation protection is the science and practice of protecting people and environment from the harmful effects of ionizing radiation. ऐसा नहीं है कि अगर हम एज ए ह्यूमन अपनी बात करें तो सिर्फ हमें ही रेडिएशन से हार्म होगा, हमारा एनवायरनमेंट या फिर और भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को भी रेडिएशन से बचाना, उससे डील करने वाली साइंस या उसको प्रैक्टिस करने वाली साइंस को ही हम रेडिएशन प्रोटेक्शन कहते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA defines radiation protection as, क्या कहता है ये? The protection of people from harmful effects of exposure to ionizing radiation and the means for achieving this. मतलब रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है? लोगों को हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है। किसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है? एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका मतलब है कि हमें ये काम सिर्फ बोलना नहीं, करना भी है, हमको इसको अचीव भी करना है। लोगों को हमेशा ही एक्सपोजर से, लोगों के साथ जो भी होता है उसको उनसे प्रोटेक्ट करना है, यहाँ तक कि अपने एनवायरनमेंट को भी। इसीलिए जैसे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको हम यूं ही डम नहीं कर सकते, कहीं पर भी लिया और हमारे अर्थ में फेंक देंगे तो वहां पर बहुत सारी रेडिएशन डेफिनेटली निकलेगी जो हमारे और ह्यूमन बीइंग्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। So, the aim of radiation protection is to prevent deterministic effect and to limit the probability of stochastic effect to level deemed to be acceptable. मतलब आपको ये तो बता दिया कि जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट या टिश्यू रिएक्शन होते हैं उनकी एक थ्रेशोल्ड डोज होती है, तो हमारा जो मेन एम है इनको रोकना। और दूसरा जो हमने एक प्रोबेबिलिटी की बात की, जिनकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है यानी स्टोकेस्टिक इफेक्ट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका लेवल एक ऐसे लेवल तक आ जाए जो एक्सेप्टेबल रेंज है, मतलब पता चले कि वहां से कोई भी कैंसर डेवलप नहीं होगा या कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे, ऐसे लेवल तक उनको रिड्यूस करना है। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेटिंग लिमिट्स वेल बिलो थ्रेशोल्ड डोज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। हमें लिमिट्स पे रेडिएशन डोज को रखना है, थ्रेशोल्ड डोज से नीचे रखना है ताकि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ना हो, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट कुड बी रिड्यूस्ड बाय लिमिटिंग एक्सपोजर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अगर हम अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अलारा प्रिंसिपल क्या होता है ये आप मेरे फर्दर वीडियोज में जानेंगे। तो जब हम अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तब हम लिमिट कर पाते हैं एक्सपोजर को, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट यानी कैंसर या फिर जेनेटिक इफेक्ट के डेवलप होने के चांसेस को और भी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। सो इसके बारे में हमें जो बताया गया वो है दी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ICRP पूरा अपना एक बॉडी है। तो द ICRP इज अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी ICRU की एक ये सिस्टर यूनिट होती है विच इज ए स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी एंड डेवलप कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर द यूज ऑफ क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। जो भी हमारी रेडिएशन से रिलेटेड क्वांटिटीज होती हैं, जो उनकी यूनिट्स हैं, उनका यूज करना, उनको स्टैंडर्डाइज करना, ये काम ICRP का है। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन created by the 1928 International Congress of the Radiology to advance for the human benefits। तो जो भी ह्यूमन है उनके बेनिफिट के लिए इसको 1928 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी ने डेवलप किया था। ये एक प्राइवेट organization है, and according to ICRP the system of radiological protection is based on the following three principles। इसके तीन प्रिंसिपल हैं, इसको हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। और वो तीन प्रिंसिपल क्या हैं? जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन डोज एंड इसके अलावा क्या है? लिमिटेशन। ये तीन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने इन तीनों चीजों को फॉलो किया दैट मींस वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ ICRP, जिसमें हम रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है जस्टिफिकेशन, मतलब आप
जो भी काम करते हैं आपको वो जस्टिफाई करना आना चाहिए. सो एनी डिसीजन दैट ऑल्टर द रेडिएशन एक्सपोजर सिचुएशन शुड मोर गुड देन हार्म. मतलब जो भी मैं काम करने वाला हूँ, जो भी एक पर्टिकुलर सिंगल एक्सरे भी लेने वाला हूँ, तो उसका मुझे पहले बेनिफिट बताना है जो ज्यादा हो उससे होने वाले हार्म्स के कंपैरिजन में. तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड इन मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एक्सरेज सिंस इट्स डिस्कवरी. ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली रेडिएशन एक्सरेज है जब से डिस्कवरी हुई है. दीज आर ऑब्वियस बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिकल यूजेज ऑफ एक्सरेज. हाउएवर there are well established health risks from radiation if improperly applied. अगर हम रेडिएशन को प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर होने वाले हैं, जो मैंने आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए. Hence, every medical procedure involving radiation needs to be justified. It is fact that diagnostic X-ray examination contribute the largest fraction to population dose from man-made radiation sources. और ये भी एक फैक्ट है कि जो डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन है ये सबसे बड़े नंबर में लार्जेस्ट फ्रैक्शन में पॉपुलेशन को रेडिएशन डोज प्रोवाइड करता है, और वो भी किसमें से, जो खुद मैन मेड रेडिएशन सोर्सेज हैं, क्योंकि ये नेचुरली तो नहीं मिलते हैं. हमने एक्सरे ट्यूब को बनाया है, हमारी ट्यूब से रेडिएशन निकल रही है, तो ये इसीलिए यहाँ से होने वाले प्रोसीजर्स का जस्टिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए इन कंपेयर टू हार्म. सो यहाँ पर जो ये डायग्राम आपको डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप एक तरफ जा रहे हैं जो रिस्क है. अगर रिस्क ज्यादा है तो हमें रिस्क से बेनिफिट की तरफ जाना है. रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो एक्सपोजर नहीं देना चाहिए आइडियली. अगर बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर द एक्सपोजर एंड द पेशेंट विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. द अदर principle is optimization. So doses should be kept as low as reasonably achievable, taking into account इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको ऑप्टिमाइज करना है. मतलब आप रेडिएशन को कम से कम रखेंगे तो ये दो चीजों पर इफेक्ट करेगा, हमारे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करेगा और सोशल फैक्टर पे भी. मतलब आप जितना कम यूज करेंगे रेडिएशन की वजह से आपकी एक्सरे ट्यूब देर से खत्म होगी, आपकी एक्सरे ट्यूब की लाइफ जो है लॉन्ग होगी, तो आपका पैसा कम जाएगा. और उसके अलावा सोसाइटी को तो इफेक्ट होगा, रेडिएशन कम लगेगी तो उनकी बॉडी में चेंजेस भी कम आएंगे. So all living things are exposed to ionizing radiation from the natural and man-made radiation sources. ये तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी हर एक लिविंग थिंग जो है रेडिएशन से एक्सपोज होती है डे बाय डे, चाहे वो मैन-मेड हो या नेचुरल सोर्सेज हो. So ionizing radiation may cause biological changes in the exposed person. Hence, the doses to the occupational workers shall be kept as low as reasonably achievable and doses to patients shall be optimized. आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट की बॉडी में हम जब आयोनाइजिंग रेडिएशन देने वाले हैं होने चाहिए, हमें उसको कम से कम रखना होगा. आपको मैक्सिमम रेडिएशन देंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे उनकी बॉडी में ये इफेक्ट डेवलप होने के. तो इसीलिए वी हैव टू कीप इट एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. और आपको पेशेंट की डोज को भी ऑप्टिमाइज करना है और कम से कम रेडिएशन डोज पेशेंट को भी देनी है. ऐसा नहीं सिर्फ खुद को बचाया और पेशेंट को जितनी मर्जी रेडिएशन दे देते हैं. Suitable control measures shall be employed to minimize radiation exposure so that maximum benefits are derived with minimum radiological risk. तो यहाँ पर आपको सुइटेबल कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे. ऐसा नहीं है, आप जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी, इकोनॉमिकली, सोशली और जो पर्सनल बेनिफिट्स होंगे, सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सुइटेबल कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे ताकि ये रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज करे और उसके बेनिफिट्स को जो वहां से होने वाले हैं वो मैक्सिमाइज करे, और यहाँ तक कि वहां पर जो बायोलॉजिकल रिस्क हो वो भी मिनिमम हो जाए. द अदर प्रिंसिपल फॉर radiation protection is dose limitation. So exposure of individual resulting from a combination of all relevant practices should be subject to dose limit or to some control of risk in case of potential exposure. तो जो भी इंडिविजुअल को हम रेडिएशन देने वाले हैं ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. किस चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? रेलेवेंट प्रैक्टिसेस शुड बी सब्जेक्ट टू डोज लिमिट और टू सम कंट्रोल ऑफ रिस्क इन द केस ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर. अगर आप बार बार एक्सपोजर दे रहे हैं तो आपको कुछ कंट्रोल्स रखते हुए, कुछ प्रोटेक्शन देते हुए करना होगा, या फिर आप डोज को लिमिट रख के करेंगे. सो दीज आर एम्ड एट इंश्योरिंग दैट नो इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू रेडिएशन एक्सपोजर डीम्ड टू बी अनएक्सेप्टेबल. मतलब इसका जो मेन मकसद है, जो डोज लिमिटेशन का मेन एम है, वो है कि किसी को भी इतनी ज्यादा रेडिएशन नहीं लगनी चाहिए जो अनएक्सेप्टेबल हो, जो कि उसको लेकर जाए बायोलॉजिकल इफेक्ट की तरफ. सो लिमिट्स प्रोवाइड अ क्लैरिटी, डिफाइंड बाउंड्री
degree of individual risk for application of the more subjective procedure of justification and optimization. तो डोज लिमिटेशन जब हम कर देंगे तो हम जस्टिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन दोनों को ही जस्टिफाई कर देंगे, दोनों ही जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं यहाँ से बखूबी कंप्लीट हो जाएंगे और लिमिट करने की वजह से पेशेंट की बॉडी में बायोलॉजिकल इफेक्ट डेवलप होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। Here is the dose limit decided by ICRP for everyone. होल बॉडी इफेक्टिव डोज है ये, ऑक्यूपेशनल जो वर्कर्स हैं और जो पब्लिक है। तो वर्कर के लिए 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर एवरेज्ड ओवर इफेक्टिव डोज, या फिर अगर कोई 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए कर रहा है तो दैट कैन बी, ये 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर हो सकती है और एक साल में मैक्सिमम 30 मिलीसीवर्ट इन अ सिंगल ईयर हो सकती है। बट ये पब्लिक के लिए सिर्फ 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर होनी चाहिए फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशन। हमारी जो आईज के लेंसेज होते हैं उनकी अगर इक्विवेलेंट डोज देखी जाए तो एक साल में मैक्सिमम जो डोज लिमिट बताई है वो 150 मिलीसीवर्ट बताया फॉर ऑक्यूपेशनल, एंड फॉर पब्लिक इट इज 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर। एक्सट्रीमिटीज हमारे हैंड्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हैंड्स के लिए, फीट के लिए, सबके लिए जो रेडिएशन की डोज लिमिट बताई है वो 500 मिलीसीवर्ट है। पब्लिक के हाथ पैरों को फॉर नो रीजन रेडिएशन नहीं लगनी चाहिए, जबकि स्किन, क्योंकि जैसे ही वो रेडिएशन के लिए आते हैं तो मे भी उनके एग्जामिनेशन में सबसे पहले स्किन ही एक्सपोज होती है, तो पब्लिक के लिए भी 50 मिलीसीवर्ट इन अ ईयर रेडिएशन दिया जा सकता है। बट फॉर इंडिविजुअल इट इज 500 मिलीसीवर्ट, इससे ऊपर रेडिएशन नहीं जानी चाहिए। स्टिल प्रेग्नेंट वुमेन or for pregnant radiation workers after declaration of pregnancy 1 मिलीसीवर्ट on the embryo या fetus should not exceed। मतलब जो वर्कर्स हैं ये, यहाँ पर हमने कोई ऑक्यूपेशनल वर्कर को रेडिएशन में जाने के लिए मना कर दिया जाता है और पब्लिक को भी रेडिएशन एक्सपोजर देने से बैन कर दिया जाता है, इनके ऊपर कोई रेडिएशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। So that is all about radiation protection. I will be back with another video on radiological protection जिसमें हम डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि ये जो हम जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिटेशन को और किन चीजों की हेल्प से अपने इस पूरे एम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड डू लाइक, comment and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much, have a good day.